तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ, क्या है उसका इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एंड डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ में बताता है कि अगर दो चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो चार्जेस है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स की वैल्यू निकालना सिखाता है हमें कूलम्ब्स लॉ। तो कैसे निकालते हैं, तो आ जाओ देखते हैं। तो चलो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये क्या बताती है। तो ये बताती है कि the electric force between the charges is directly proportional to magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance or perpendicular distance between them। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो दो चार्जेस है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा एक्ट करेगी सेंट्रल एक्सिस, यानी ये जो बीच में लाइन दिख रही है आर लाइन, इसके अलोंग हमेशा एक्ट करेगी। और सेकंड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि जो कूलम्ब लॉ है वो कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, जो पॉइंट चार्जेस होते हैं। जैसे किसी चीज के रिस्पेक्ट में ये जो आर है इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट चार्जेस है ये काफी छोटे होने चाहिए, तभी कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े 11th में, जस्ट उसी की तरह ये जो आर डिस्टेंस है इसके लिए ये पॉइंट ऑफ चार्जेस होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, जो कूलम्ब लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो एक्ट करती है सेंट्रल लाइन के अलोंग। जो कूलम्ब लॉ है उसमें होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट q1 और q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कूलम्ब लॉ की तरफ। कूलम्ब लॉ में बताता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। अब दोनों को कंबाइन कर देते हो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2/r², r² के, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटा देते हैं, तो F इज इक्वल टू k q1 q2/r², k जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे कांस्टेंट आ गया, k की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। कुछ नहीं किया, बस ये k की वैल्यू यहां पे हमने रख दी है, ठीक है। और अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी, k की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये था कूलम्ब लॉ जो अभी हम कर चुके हैं, और अब हम आगे करने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट और कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट। चलो देखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई q1 * q2/r² में f। तो ये कैसे है, बस हमने ऊपर वाली जो फोर्स की वैल्यू थी उसमें एप्सिलॉन नॉट को फोर्स को चेंज कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं इसके SI यूनिट निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। तो फोर्स डिवाइड में इससे न्यूटन ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो -1 का साइन आ गया, तो न्यूटन -1। और ये r² किसमें उसकी SI यूनिट होती है मीटर, और मीटर ये नीचे स्क्वायर है और डिवाइड में इसलिए ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास है q1 और q2, और जो कि एक चार्ज है और चार्ज की वैल्यू हम लेते हैं कूलम्ब्स में, तो कूलम्ब्स का स्क्वायर हो गया क्योंकि दो
1/4 पाई ये एक है कांस्टेंट और कांस्टेंट की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, इसलिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब आते हैं एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू r। एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये डिपेंड करती है मीडियम पे, हम कौन से मीडियम में हैं, और जो कि इक्वल होती है जर्नल में। एप्सिलॉन इज जर्नल, ठीक है, जर्नल एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन नॉट पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन r का मतलब है किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम के लिए। तो E is equal to एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन r। तो ये थी एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट एक्सप्लेनेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की तरफ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ 3 डायमेंशनल ग्राफ और उस ग्राफ में प्लॉट किए हुए हैं 3 एक्सिस, एक्सिस x, एक्सिस y एंड एक्सिस z। उस ग्राफ के अंदर मैंने बनाए हैं दो चार्जेस, चार्ज q1 एंड चार्ज q2। उन दोनों चार्जेस की पोजीशन बताने के लिए मैंने बनाए दो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2। पोजीशन वेक्टर r1 हमें बताएगा पोजीशन ऑफ q1 एंड पोजीशन वेक्टर r2 हमें बताएगा पोजीशन ऑफ q2। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं जो चार्जेस है q1 एंड q2 मैंने लाइक चार्जेस लिए हैं, आप चाहे तो उनको अनलाइक चार्जेस भी ले सकते हैं। अगर आप इनको अनलाइक चार्जेस देते हैं जस्ट उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, बाकी सब कुछ फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। सो जैसा कि हम 11th में पहले पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू में यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो F12 अगर हम F12 निकालेंगे यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो फोर्स लग रही है 1 पे ड्यू टू 2, वो इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12 यानी जो फोर्स लग रही है 1 पे ड्यू टू 2 उसका मैग्नीट्यूड इनटू में R21। R21 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो फोर्स R12 है उसकी डायरेक्शन में कौन सा R12 में और R21 में, R21 उसी डायरेक्शन में, इसलिए हम R21 ले रहे हैं। और अगर हम निकालते हैं फोर्स R21 तो हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F21 इनटू में R12 हमने इसलिए लिया जस्ट जैसे हमने पिछले वाले में लिया, जिस डायरेक्शन में F21 लग रहा है उसी डायरेक्शन में R12 लग रहा है, इसलिए हमने इस बार R12 लिया। और हम फिगर में देख के आसानी से बता सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है R21 का और R12 का वो इक्वल है और उसको हम R भी बोल सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसको हम दोनों के मैग्नीट्यूड को R भी बोल सकते हैं। जो डायरेक्शन है दोनों की वो जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे से 180 पे है यानी अपोजिट है। तो जो यूनिट वेक्टर R21 है इक्वल टू माइनस R यूनिट वेक्टर 1 2, जो यूनिट वेक्टर R21 है वो इक्वल टू है यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R12, दोनों अपोजिट है इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया। तो अगर हम निकालते हैं F12 तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में q1 q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर R21। और अगर हम अब चाहते हैं कि यूनिट वेक्टर को वेक्टर में चेंज करा तो हम करा देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो जब हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कराते हैं R21 से मैग्नीट्यूड से तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q1 q2 डिवाइड में R21 मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का क्यूब इनटू में वेक्टर R21 ऊपर। R21 वेक्टर बन चुका है और इसी तरह अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं F21 तो इसमें हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड में यूनिट वेक्टर R12 का क्यूब इनटू में वेक्टर R12। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने ऊपर भी पहले भी बता चुके हैं जो वेक्टर R21 है इक्वल टू माइनस वेक्टर R21 होगा क्योंकि जस्ट डायरेक्शन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वेक्टर R21 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर R
R12 आएगा। तो इसमें अगर R21 को रिप्लेस कर देते हैं R12 से तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा और जो F21 है वो इक्वल टू आ जाएगा -F12 के। तो अब हमारे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ का रिजल्ट भी आ चुका है। F वेक्टर F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F12।